नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं शिक्षण कला पर, जो आप सभी के बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो क्लास है दोस्तों, 13वें नंबर की क्लास है। तो आप सभी अगर देखना चाहते हैं सारी क्लास, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो चलेंगे हम प्रश्नों की श्रृंखला पर। दोस्त, आप जानते हैं कि 30 प्रश्न आप सभी के क्वालिफाइंग पेपर या होगा, जो बिहार स्टेट की बात करें पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न साथी आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए और बताने का भी आंसर प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन साथी आपसे कह रहा है, वह प्रयास दोस्त आपसे कह रहा है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अधिगम की कौन सी ऐसी दशा है जिस पर विद्यालयों को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान के अर्जन पर, या फिर दोस्तों विषय वस्तु को रटने पर दोष देना चाहिए, या विषय वस्तु का निष्क्रिय अनुकरण पर जोर देना चाहिए, या फिर दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार के अनुबंधन पर देना चाहिए। तो साथ ही आपको क्या लगता है कि इसमें किस पर फोकस करना चाहिए विद्यालयों को? अगर हम दोस्त बात करें विद्यालयों को जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, परिवेश से सहभागिता, मतलब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट से एक तरीके से इंटरेक्शन हो, इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया हो, सहभागिता हो, के द्वारा कौशल, स्किल और जो नॉलेज है उसका अर्जन करने की बात करता है। सबसे अधिक बल इसी पर देना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दोस्त दिया विषय वस्तु को रटना। क्या आप विषय वस्तु को रटने पर फोकस करेगा? क्या जो विद्यालय है वह कहना चाहिए विद्यालय को भैया एक काम करो, आप पूरे विषय को रट डालो? तो ऐसा कुछ सही है क्या दोस्तों? कितना हम रटेंगे? हाँ, 2-4 पन्ने हो, 6 पन्ने हो तो रट सकते हैं यार। पूरी बुक कैसे हम रट पाएंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में करें दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों कभी हो सकता क्या दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण? वो भी निष्क्रिय तरीके से बात कर रहा है, गलत होगा दोस्तों। उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें, उद्दीपन अनुक्रिया जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात, या जो बात करें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात किया जाता है, वह दोस्तों व्यवहारवादी करते हैं। और व्यवहारवादियों के हिसाब से इस प्रकार के विद्यालय की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अधिगम का जो होना चाहिए, अधिगम जो इस समय बातें चल रही है, अधिगम के लिए जो लर्निंग होना चाहिए विद्यालय में, वह संरचनात्मक उपागम पर होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर साथी होगा वह ए ऑप्शन होगा। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है, प्रगतिशील शिक्षा पर जोर दिया जाता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों सेकंड नंबर प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता अगर वह कैसा हो? अधिगम कार्य दोस्तों कब ज्यादा इफेक्टिव होगा और कब जो है ज्यादा मीनिंगफुल होगा? मुख्यतः हो, शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, या पाठ्य पुस्तक निर्देशित हो, या स्वनिर्देशित हो? दोस्तों कब आप दोस्त अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक काम करो, आप बता दो कि अधिगम कब इफेक्टिव होगा, तो आप कह देंगे कि भैया जब शिक्षक निर्देशित होगा या टीचर जो निर्देश देगा तब वह निर्देशित होगा, टीचर के द्वारा चीजें व्यवस्थित की गई होंगी तो वह अच्छा होगा? नहीं भैया। तो अगर सहपाठियों द्वारा निर्देशित, दोस्तों सहपाठी जो कहेंगे उसके हिसाब से आप चलेंगे कि अपने जो आपके कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से चलेंगे? दोस्तों यह भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के लिए दोस्त पाठ्य पुस्तक के लिए नहीं, स्वनिर्देशित होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सेल्फ डायरेक्टेड, जो इसमें से डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। सेकंड का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए साथी कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक का काम करेगी? कौन ऐसी विचारधारा है जो बच्चे के लर्निंग में, मतलब सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है, या अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है? सी ऑप्शन में दोस्तों अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, या फिर दोस्त आपका रहा कि अधिगमकर्ताओं को डांट के भय से बिना त्रुटियां करने के लिए मौके मिलना चाहिए? तो दोस्तों कह रहा है कौन सा इसमें अवरोध का काम करे? अधिगम में क्या करेगा? अवरोध। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट इसमें से है गलत, वही हमें क्या करना है, गलत को ढूंढना है। त्रुटियां दोस्तों आप जानते हैं त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक हिस्सा दोस्तों। बोला जाता है जब आप लर्निंग करते हैं तो त्रुटियां स्वाभाविक सी हो जाती हैं, और जब आप त्रुटियां करते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लर्निंग कर रहे हैं।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साथ ही आप कह देंगे कि या तो पॉजिटिव है या सही है, और अधिगम जो त्रुटियां होना या अधिगम का एक हिस्सा माना जाता आपका राइट है। लेकिन दोस्त हमसे अवरोधक का पूछ रहा है, कौन सा इसमें से अवरोध उत्पन्न करेगा। अगर अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है दोस्तों, क्या जो लर्नर है अधिगमकर्ता हैं दोस्त उनसे त्रुटियां हो जाए तो लज्जाजनक कार्य है? भैया नहीं। देखिए जब आप सीखते हैं तभी आपसे गलती होती है, तो इसका मतलब लज्जाजनक कार्य ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए साथी आपका क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। सी में दोस्त कर अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता, एकदम देता, उनके जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जो समझ को और बढ़ाता है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के मौके मिलना चाहिए। अभी दोस्तों डांट डपट नहीं करना चाहिए, और आप जब डांटे डपटेंगे तो क्या होगा, आप बिना डांट डपट के से मतलब डांटे डपटे ना और बच्चों को मौका दे समझने के लिए साथी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो थर्ड नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चले, प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए कथन आपके सामने है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जो कथन साथी दिया है क्वेश्चन देख लीजिए। तर्क में दोस्तों दिया है कि अधिगम एक रेखी तरीके से होता है। दोस्तों क्या आपको कभी मैंने आपको बताया कि भैया अधिगम एक रेखी तरीके से होता है? तो आपने कहा कि सर जी नहीं, आपने तो यह बताया था सर जी चक्री तरीके से होता है। इसका मतलब दोस्त आपका जो तर्क दिया गया है वह तर्क है गलत, वह तर्क है गलत, और जो कथन दिया गया है वह कथन है सही। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जैसे मीनिंगफुल लर्निंग के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जो बच्चे को नई चीजें सिखा रहे हैं, जो बच्चे के पास मौजूदा जानकारी है उससे रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन तो सही दोस्त, लेकिन तर्क है गलत। तो क्या ऑप्शन संख्या ए बन सकता है? नहीं। इसमें दिया ए और आर दोनों सही, और आर व्याख्या करता एक ही। इसका मतलब दोस्त या तो गलत है, क्योंकि एक इसमें खाली सिर्फ कथन सही है, इसमें ए और आर दोनों सही है, इसमें बोल रहा है अभी गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है दोस्तों, एकदम सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। डी दोस्त नहीं होगा, करा दोनों गलत है। क्यों करें, दोनों तो है नहीं गलत दोस्त, एक गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्त, प्रश्न संख्या 5। अधिगम सबसे अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होगा अगर कैसा हो। दोस्तों आज आपसे पूछा जाए कि कब ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव होगा लर्निंग, या संदर्भित रूप में हो, या अधिगम प्रदर्शन उन्मुख हो, या अधिगम बाह्य कारकों से प्रेरित हो, या जानकारी असंबंधित खंडों से प्रस्तुत की जाए। दोस्तों अधिगम तब प्रभावी होगा जब हम क्या हो, जब भैया अगर संदर्भित होगा तभी तो प्रभावशाली होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ कर अधिगम करता प्रदर्शन उन्मुख, दोस्तों प्रदर्शन उन्मुख नहीं होना चाहिए, प्रवीणता उन्मुख होता तो बात बन जाता है। क्या पर या प्रवीणता उन्मुख होता तो हम कुछ हद तक कहते कि भाई साहब सही है, प्रवीणता उन्मुख होता तो हम कहते सही है, लेकिन प्रदर्शन उन्मुख नहीं दोस्तों, दिखावा वाला चीजें गलत है। अधिगम करता बाह्य कारकों से दोस्तों, बाह्य कारकों से नहीं, जब अधिगम करता आंतरिक कारकों से होगा तो ज्यादा आंतरिक कारकों से प्रेरित होगा तो आपका तब ज्यादा जाकर इफेक्टिव होगा। इसका मतलब यह भी साथी नहीं होगा। जानकारी असंबंधित खंडों में नहीं दोस्तों, संबंधित खंडों में, इसका मतलब यह भी साथी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन 5 का जो बनेगा वो ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे आगे 6 नंबर के लिए। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्व पर बल देता है? जो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम है वह किस पर जोर देगा? इनाम और दंड पर साथी कभी नहीं, इनाम और दंड पर नहीं देता है। करा कि मानकीकृत आकलन पर कभी दोस्तों, या संरचनात्मक उपागम जो जोर देता है साथी वह लचीला आकलन पर जोर देता है। किस पर? लचीले आकलन पर, लचीले आकलन पर, लचीलापन या आप बोल सकते हैं लचीले आकलन पर जोर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह साथी उल्टा लिखा गया है, मानकीकृत तो नहीं होगा। सांस्कृतिक संदर्भ एकदम आपका सही है, सांस्कृतिक संदर्भ सही है। प्रतिपादक अध्यापन दोस्तों नहीं। तो आप जानिए यहाँ पर संरचनात्मक उपागम जो मानता है, सामाजिक संरचनात्मक उपागम जो बल देता है दोस्त वह सांस्कृतिक संदर्भ पर देता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर आपका जोर देगा, और इसीलिए साथी सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट बन जाएगा। 7 नंबर के लिए दोस्त कह रहा है निम्न में से
निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? कौन सा ऐसे तकनीक पर जो अध्यापिका को फोकस करना चाहिए, बल देना चाहिए? तो कह रहा है उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। क्या दोस्तों कह रहा कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के द्वारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बल देना चाहिए? दोस्तों कभी नहीं। मैंने आपको बताया व्यवहारवादियों का मानना था, और व्यवहारवादियों की शिक्षा पद्धति अब इस समय की शिक्षा पद्धति से नहीं मैच करती दोस्तों, क्योंकि अब आप जानते हैं जो एनसीएफ मानता दोस्तों, एनसीएफ दोस्त 2005 की बात कर लें, या फिर आपकी एनसीएफ की बात कर ले, या फिर एनईपी की बात कर ले, सब जाकर रचनावाद पर जोर देते हैं, किस रचनात्मक चिंतन पर बात करते हैं, ना कि व्यवहारात्मक चिंतन पर दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं रचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग बनाने की जोर की जाती है, तो इसलिए दोस्त ये ऑप्शन नहीं बनेगा। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा सीखना एकदम साथी है, आपका बी ऑप्शन होगा। जो अन्वेषण द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सीखने की बात की जाती है, रट्टा मार सीखना कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि एनसीएफ इसका विरोध करेगा। दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना दोस्तों कभी नहीं, तुलना जैसे चीजों को बात नहीं किया जाता एनसीएफ, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता का हो जाएगा हनन। तो साथ ही आप सीधा क्या बोलेंगे, वह भैया बोल देंगे, आप कहेंगे सर जी आप हमारा जो राइट आंसर है ना वह 7 का बी ऑप्शन बन जाएगा, एकदम इट्स ओके और राइट भी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, 8 नंबर की बात करें, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा पर्यावरणीय कारक है दोस्त? कह रहा रवैया, या कह प्रेरणा, या व्यक्तिगत लक्षण, या विद्यालय। तो आपसे दोस्तों पर्यावरणीय कारक की बात कर रहा, पर्यावरणीय कारक के मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं बाह्य कारक की बात करें। एक बाह्य कारक होता है दोस्तों, एक निजी कारक होता है। अच्छा, निजी कारक और बाह्य कारक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पर्यावरणीय कारक की बात कर रहा साथी, तो रवैया क्या है आपका निजी कारक है, तो इसका मतलब नहीं होगा। प्रेरणा क्या दोस्तों, जब आप मोटिवेट होंगे निजी है, व्यक्तिगत है। विद्यालय लक्षण दोस्तों व्यक्तिगत है, लेकिन आपकी बात करें विद्यालय जो है वह एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो इसलिए साथी आपका क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन, स्कूल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या होगा, स्कूल आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 9 नंबर की बात करें, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कौन सा इसमें से सबसे सही ऑप्शन होगा? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दोस्तों कर बेहतर तब बच्चा सीखेगा ना, करा कि कौन सा इसमें से सही, मतलब एक पॉजिटिव इसमें सेंटेंस होगा, वही हमें ढूंढना है। तो कह रहा है भैया तब बच्चा सीखता है जब अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेता है। दोस्तों हमने आपको बताया है जब बच्चा प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेगा ना साथी, तब वह बच्चे के लिए इफेक्टिव होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए था, यहां पर तो प्रासंगिक होना चाहिए था। तो दोस्तों आपका क्या है, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी में दिया है सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। दोस्तों एकदम बेहतर कह रहा है कि बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब बच्चा सार्थक गतिविधियों में भाग लेता है, तो सबसे बेहतर सीखता है। इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है। छात्र सबसे कम तब सीखता है जब वह सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, दोस्तों तब दोस्त अधिक सीखता है, यहां पर अधिक होना चाहिए था, तब पॉजिटिव बन पाता है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। दोस्तों विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वह सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं, दोस्तों तब सबसे अधिक सीखते हैं। दोस्तों यहां पर अधिक होता तो बात सही होता, लेकिन जब लिखा है गलत तो हम भी कर देंगे ऑप्शन गलत। तो 9th का दोस्त ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, 10 नंबर पर साथी ध्यान देंगे आप सभी। 10 नंबर प्रश्न कह रहा कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, सुसाध्य करने के लिए एक टीचर महोदया को क्या करना चाहिए? करा कि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना। दोस्तों क्या बच्चों के बीच जो सहयोग की भावना को हतोत्साहित करेंगे कि प्रोत्साहित करेंगे? दोस्तों यहां पर प्रोत्साहित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्रोत्साहित होना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी बात करें या तो गलत हो जाएगा आपका, यह ऑप्शन तो गलत है, गलत लिखा गया है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, दोस्तों क्या बच्चों के बीच कंपटीशन बढ़ाएंगे? नहीं दोस्तों, कंपटीशन बढ़ाएंगे तो बच्चे के पास ईर्ष्या की भावना। विषय वस्तु को रटने पर, दोस्तों कभी रटने पर बात नहीं किया जाए, क्योंकि आपका एनसीएफ की बात करें, आपकी एनसीएफ बात करें, एनईपी की बात किया जाए, सब इसका विरोध करते हैं। तो
तो आपका यह भी नहीं बनेगा। अगर दोस्त संप्रत्यों की समझ को महत्व देना, जो कॉन्सेंचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या देना, इंपॉर्टेंस देना, या अध्यापिका को करना चाहिए लर्निंगफुल जो अधिगम के लिए, अर्थफुल लर्निंग के लिए दोस्तों। तो आपका इसमें से कहीं ना कहीं 10 नंबर का डी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक दोस्त देखते चलिए। प्रश्न संख्या 11 नंबर की हम चर्चा करें। मतलब विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है। तो दोस्तों इसमें से एक आपका नेगेटिव पॉइंट है, वही हमें क्या करना है, ढूंढना है। गतिविधियों में कई तरीके से संलग्न होना, या कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, या कई तरीके से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण, या कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व है। दोस्तों कौन सा इसमें कह रहा है कि एक बाधा उत्पन्न करेगा। दोस्तों ए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो गतिविधियों के लिए कई तरीके से संलग्नता की बात की जाती है। एक्टिविटीज के लिए कई तरीके से आप बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों यह हमसे गलत पूछ रहा है, तो हमें गलत ढूंढना है। सही तो सही है, लेकिन अब गलत जो होगा वही हमारा आंसर बनेगा। कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, दोस्तों यह भी पॉजिटिव है, लेकिन आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? कई तरीके से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण। दोस्तों जब आप नामीकरण करने लगेंगे, क्रमीकरण करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हो जाएगा हनन। और आप जानते हैं समावेशी शिक्षा का हनन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो RTE है, राइट टू एजुकेशन 2009 है, उसमें बोला गया है कि बच्चों को जो शिक्षा दिया जाएगा वह शिक्षा जो प्रोवाइड की जाएगी समावेशी शिक्षा दी जाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और जब हनन हो जाएगा इसका मतलब RT जो कानून बना है उस हिसाब से मामला बिगड़ जाएगा, और जैसे मामला बिगड़ा तो हमारा गलत ऑप्शन हुआ, और जैसे गलत ऑप्शन हुआ तो हमसे बाधा वाला पूछ रहा था, तो हमारा राइट आंसर भी बन जाएगा। कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व, सूचना को जो इंफॉर्मेशन को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना, उनको बच्चों को पहुंचाना, बच्चे के सामने रखना, एक तरीके से आपका राइट ऑप्शन है दोस्त, लेकिन सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा, सार्थक सीखने, जो सार्थक में एक तरीके से मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है, सीखने के लिए कौन सा बेहतर होगा। क्लास में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना। दोस्त क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा बना दे साथी ना कि कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट बना दे, उसका कल्चर जो बनाए, क्लास का माहौल वह प्रतिस्पर्धी वाला हो। तो मैंने दोस्त बताया है प्रतिस्पर्धी वाला होगा तो इससे होता है विरोध। तो हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है, बच्चों के विचारों अनुभव को जगह देना। एकदम दोस्तों बच्चे के जो विचार है, जो उनके अनुभव है, उनकी एक्सपीरियंस है, जो उनके थॉट है, उनको हम क्या देंगे, स्पेस देंगे, मौका देंगे, स्थान देंगे दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन राइट बनेगा। सी में कराया कि जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। दोस्तों पृथक खंडे में दोस्तों कभी नहीं, और करा ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों की सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो। तो आप जानते हैं हमेशा से मैंने बताया है, जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वह बच्चों को उनके सामाजिक एनवायरनमेंट से उनके इंक्लूड होगा, और इसका दोस्त आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर की हम चर्चा करें। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सामाजिक संदर्भ के इस कथन में आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, इसका मतलब गलत आपको ढूंढना है। करा कि संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के महत्वपूर्ण है। करा कि सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति में बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत हो जाता है। दोस्तों आपसे पूछ रहा गलत है, तो गलत वाला आपको ढूंढ के निकाल लेना है। चलिए अगर हम ढूंढ कर निकालते भी हैं तो कैसे निकालेंगे देखना। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों मैंने आपको बताया जो सामाजिक संदर्भ कहता है भैया हम समाज से द्वारा सीखते हैं, और अंतःक्रिया समाज से इंटरेक्शन करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो पॉजिटिव है, हमसे गलत वाला पूछ रहा है। चलते आगे बढ़ जाते हैं। सीखने की सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में होता। दोस्तों उनकी सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है वह ऐसा नहीं कहता कि दिमाग में होता है, वह कहता है एक दूसरे से जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, और सीधा सा मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन। सी में दोस्त करा विद्यार्थी
स्कूल में अपनी संस्कृति में बहुत सी समझ लेकर आते हैं, एकदम सही है, बहुत सी समझ लेकर आते हैं, उनके इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों यह भी कहा है कि सहयोगात्मक रूप से जब हम काम करते हैं तो जो लर्निंग है, अधिगम है, वह सुदृढ़, मजबूत और परिष्कृत हो जाता है, या भी पॉजिटिव। लेकिन हमसे दोस्त गलत पूछ रहा था, जब गलत पूछ रहा था तो गलत वाला ऑप्शन आपका बी है ना। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? कौन सा ऐसी स्थिति है, कौन सा है जो बच्चों को जो आगे बढ़ाने का काम करेगा, चिंतन को? कर ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता हो दोस्तों। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां निष्क्रिय हो दोस्त, नहीं। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां बच्चा सक्रिय होना चाहिए था यार, सक्रिय होता तो बात बन जाता है, लेकिन आपका निष्क्रिय लिखा गलत है दोस्त साथी। कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी के लिए हतोत्साहित करना दोस्तों, कभी हतोत्साहित नहीं होगा, यहाँ पर प्रोत्साहित होना चाहिए था। क्या यहाँ तक पॉजिटिव बनाने के लिए दोस्तों हतोत्साहित प्रोत्साहित देना चाहिए था, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी दोस्त गलत है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने और नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करना दोस्तों, और कहा कि दोस्त विद्यार्थी को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना। यहाँ प्रतिबंधित करने की बात कर रहा है, नियंत्रण में रखने की बात कर रहा है, रखने के लिए प्रतिबंधित करना स्वयं के सीखने के लिए, तो दोस्तों यह भी गलत है। राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें क्या? ओके, 15 नंबर के लिए दोस्त का निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है? कौन सा बच्चों को प्रेरित करने में सहायक नहीं? इसका मतलब एक ऑप्शन आपका इसमें से होगा गलत है, वही हमसे गलत निकाल लेना है दोस्त। कर निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, एकदम दोस्तों निपुणता प्रवृत्ता के लिए उन्मुख करना चाहिए। सहयोगी शिक्षण लोकाचार को बढ़ाना, यह भी सही दोस्तों। कला की सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, एकदम पॉजिटिव है। लेकिन दोस्त यहाँ पर लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी देखना है दोस्त। कला स्टेबल देखने के लिए दोस्त, स्टेबल हम क्यों देखेंगे? बच्चे में लगातार प्रोग्रेस पर हम बात करेंगे, तो दोस्त यही बात गलत है। और जब यही गलत है तो हमारा राइट ऑप्शन भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा यही राइट ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 नंबर पर हम सभी बात करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे साथी। आप सभी की बात करें तो एक इंफॉर्मेशन है साथी, आप सभी जो एक हमारा स्टडी 91 प्रो का एक ऐप आपका जाकर आप सभी सर्च कर सकते हैं और आप इस पर जुड़ सकते हैं। आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे www.study91 pro और वहां से साथी आप सभी इस मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बहुत से सारे इसमें लगभग बात करें 200 प्लस टेस्ट आप दे सकते हैं, अलग अलग सब तैयारी की अगर बात करें, जिसमें आपसे का हो गया यूपी पुलिस का हो गया, आप सभी यूपीएसआई का हो गया, बहुत सारी जितनी भर्तियां हैं, लगभग 200 प्लस भर्तियों की बात करें, वैकेंसीज की बात करें, जो आप सभी अलग अलग एग्जाम्स की बात करें, उसके लिए आप टेस्ट वहां पर दे सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है साथी। और इस इंफॉर्मेशन के साथ हम सारी बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 नंबर की बात करें, ध्यानपूर्वक देखेंगे साथी। 16 नंबर की अगर हम बात करेंगे, कारण विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए करा कि एक शिक्षिका उनको निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? करा कि परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, या रटकर याद करने पर बल देना, या निष्क्रिय सुनने का बढ़ावा देना, या बच्चों के पूर्व ज्ञान को संबंध से जोड़ना। तो साथी अगर बात करें किस पर करा कि एक शिक्षिका को निम्नलिखित किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो अगर परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना दोस्तों, क्या बच्चों को भय पैदा कर दे, माहौल एकदम बिगाड़ दे, किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? भय पर बच्चों को डरवा धमका देना चाहिए साथी? कभी नहीं, आपका इस पर डरवाना धमकाना नहीं है। तो आप इसका ऑप्शन तो गलत होगा, ये ऑप्शन पर रट कर याद करने पर बल देना दोस्तों, कभी भी रट के याद करने पर बल नहीं दिया जाए। जैसे आपका एनसीएफ हो गया, आरटी हो गया, या फिर आपका दोस्तों एनईपी हो गया, किसी भी प्रकार से रटकर सीखने पर जोर नहीं दिया जाता। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना कभी नहीं दोस्तों। हमेशा कहा जाता है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध करके जोड़ करके समझाएं। जो बच्चे को पूर्व ज्ञान पहले से दिया है, जो नई जानकारी बच्चों को दे रहे हैं, उससे रिलेट करेंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा और इस प्रकार से बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। 16 का डी ऑप्शन। 17 नंबर की साथ ही बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अधिगम को नकारात्मक रूप से कौन सा प्रभावित करता है? जिज्ञासा दोस्त, आनंद, निराशा, या फिर गौरव?
यहाँ पर दोस्त कारक नकारात्मक रूप से कौन सा प्रभावित करेगा? जिज्ञासा दोस्तों, आप क्यूरियोसिटी होगी तो आप नकारात्मक रूप से नहीं सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, इसका मतलब सही है। आनंद, आप एंजॉय रहेंगे दोस्तों तो भी आपका क्या होगा? नकारात्मक रूप से नहीं सकारात्मक रूप से होगा। निराशा की बात करें दोस्तों, जब आप निराश हो जाएंगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा अधिगम्य, और इसीलिए साथी आपका सी ऑप्शन बनेगा। डी में सही है दोस्तों, गौरव सही है, यह आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया 18 नंबर की बात करें। कल विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय विद्यार्थी को शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? शिक्षक को किस रणनीति से बचना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त आपसे इसमें से निगेटिव पूछ रहा है। संकल्पनात्मक मानचित्र, खोजी अधिगम, या सहज अनुमान लगाना, या फिर का दोस्त निष्क्रिय नकल। दोस्तों मैंने आपको पहले से बताया साथी कि बच्चों को संकल्पनात्मक मानचित्र के द्वारा, कॉन्सेप्ट मैपिंग के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आपसे बचने की बात कर रहा है, इसमें आपसे दोस्त निगेटिव की बात कर रहा है। तो यह तो पॉजिटिव सही है, खोजी अधिगम दोस्तों सही है, असहज अनुमान भी सही दोस्तों। निष्क्रिय नकल की बात करें, यही आपका क्या होगा? यही आपका गलत है, और यही जब गलत है दोस्तों आपका राइट आंसर भी डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों आपका? इसीलिए डी ऑप्शन बनेगा। निष्क्रिय अगर बात करें, नकल की बात नहीं की जाती है, और इसीलिए शिक्षक को रणनीति से इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के लिए, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, या फिर दोस्तों शिक्षण की व्याख्यान विधि, रट कर याद करना। साथ ही आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर बनेगा? कौन सा इसमें संरचनात्मक उपगम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? प्रतिपादक शिक्षण दोस्तों, प्रतिपादक शिक्षण की बात नहीं की जाती है, गलत होगा दोस्तों। करा कि पूछताछ आधारित शिक्षा एकदम साथी एक तरीके से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर जोर देना चाहिए, एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, जो संरचनात्मक उपागम मानता है। कौन सा उपागम दोस्त? ध्यान देंगे, संरचनात्मक उपागम की बात मैं कर रहा हूं। शिक्षण की व्याख्यान विधि, तो शिक्षण का व्याख्यान विधि दोस्तों उच्च लेवल पर होगा, निम्न लेवल पर नहीं। रट कर सिखाना, याद करना कभी नहीं हो सकता दोस्त। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 20 नंबर के लिए। करा दोस्त, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक होगा? करा कि गैर संदर्भीकरण, कर विस्तारण दोस्त, कर उद्दीपन प्रक्रिया, प्रतिक्रिया अनुबंध, या रट कर याद करना। दोस्तों कौन सा इसमें से अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने की बात हो रही है? गैर संदर्भीकरण दोस्तों, गैर संदर्भीकरण आपका गैर संदर्भीकरण की बात कर रहा है। कौन सा इसमें से सहायक होगा अधिगम को? गैर संदर्भीकरण दोस्तों कभी नहीं हो सकता, संदर्भीकरण होना चाहिए, गलत है। विस्तार आप एकदम सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के द्वारा, स्टिमुलस रिस्पांस के द्वारा कभी नहीं होगा, रट कर याद करना अपने आप से गलत है। तो सबसे बड़ा बात है दोस्तों, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उसमें विस्तार के तत्व को सहायक होता, और आपका दोस्त बात करें इसमें से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 21 नंबर की हम बात करें। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य किस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने से करना चाहिए? दोस्तों क्या करना चाहिए? करा कि रचनात्मक हतोत्साहित करना चाहिए, अर्थपूर्ण हतोत्साहित करना चाहिए, सहयोगात्मक प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थहीन प्रोत्साहित। दोस्तों सीधा सा दोस्त बनेगा रचनात्मक रहे करें, और इसके बाद हतोत्साहित किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता दोस्तों। अर्थपूर्ण हो और हतोत्साहित हो दोस्तों, कभी नहीं भाग लिया जाएगा। सहयोगात्मक होगा और प्रोत्साहित होगा। वो अर्थहीन हो और प्रोत्साहित हो दोस्तों, कभी नहीं। अर्थवान होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। यहां से गलत हुआ, यहां से गलत हुआ दोस्तों, वैसे भी गलत हो गया। अब हम मिला देते हैं यहां पर, अगर अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों या अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों की बात करें में भाग लेने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए सेंटेंस अगर आप मिलाएंगे वैसे भी या मिल जाएगा। राइट ऑप्शन दोस्त आपका सी बन जाएगा। क्या 21 का सी ऑप्शन, तो आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें दोस्त, 22 नंबर की बात करें। करा कि यहां पे आपको फिल करना है, भरना है। करा कि वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। कौन सा ऐसा होगा जो यहां पर फिल किया जाएगा? कर सहयोगात्मक, सकारात्मक, कर प्रतिस्पर्धात्मक, उबाऊ, कर रचनात्मक, यांत्रिक, अर्थपूर्ण, चुनौतीपूर्ण। दोस्तों क्या आपको लगता है कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए? दोस्तों अगर हम भरे यहां पर फिल करें तो लिखा जा सकता है सहयोगात्मक। क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक की बात करें, सहयोगात्मक और सकारात्मक,
सकारात्मक की बात करें, वातावरण की बात करें, एकदम सही दोस्तों। तो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए इज द राइट ऑप्शन। प्रतिस्पर्धात्मक दोस्तों कभी नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा अपने आप से गलत है। रचनात्मक दोस्तों सही हो सकता है लेकिन यांत्रिक गलत है, और या भयपूर्ण अपने आप से गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन साथी क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन सीधा सा हमारा ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें दोस्त। प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए, अधिगम तब प्रभावी होता जब, अधिगम कब प्रभावी होता दोस्तों? प्रयास करेंगे बताने का। अधिगम कब प्रभावी होता जब कैसा हो अधिगम? दोस्त आपसे कह रहा है वह भैया या बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित हो, क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, या कर विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हों, या विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हों। दोस्तों कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है कि बन जाना चाहिए आंसर? दोस्तों करा अधिगम तब प्रभावी होता जब करा कि वह बाहरी प्रेरकों द्वारा, दोस्तों आंतरिक प्रेरकों द्वारा होना चाहिए था। यहाँ पर आंतरिक होता तो बात बन जाता, लेकिन जब बाय लिखा गया तो इसका मतलब गलत है। या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, दोस्तों प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अपने आप से गलत है, गलत हो जाएगा। या विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता हो। दोस्तों जब शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ना है तो विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, और इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका राइट ऑप्शन दोस्त डी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 24 नंबर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? करा कि प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो निर्देश का बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर दोस्तों, क्या असफलता का डर होना चाहिए, या बच्चों का सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य वाला होना चाहिए, या सफलता के इनाम या प्रतिस्पर्धा की भावना? दोस्तों प्रभावी अधिगम के लिए दोस्तों हमेशा क्या करना चाहिए? बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो उसको बढ़ाने के लिए देना चाहिए, जो सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट है उसके तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और सीधा साहब बी ऑप्शन। असफलता के लिए इनाम दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असफलता के लिए डर, दोस्तों असफल हो जाएगा तो क्या डर, अगर असफल होने के लिए आप डर हो रहे हैं कि असफल हो जाएंगे, डर आप में भीतर है तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन वैसे भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन साथी हमारा जो बन जाएगा वह बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें 25 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? इसका मतलब दोस्त यहां पर आपको ढूंढना है गलत। कर अन्वेषण है, कर बातचीत अंतःक्रिया है, अधिसंज्ञान है, या निष्क्रिय अन्वेषण है? तो साथी आपका क्या होगा? कौन सा इसमें से गलत होगा? दोस्तों मैंने हमेशा बताया साथी कि सार्थक बढ़ावा के लिए अन्वेषण होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बातचीत आपका होना चाहिए दोस्तों, अधिसंज्ञान होना चाहिए, मेटाकॉग्निटिव होना चाहिए दोस्तों, लेकिन निष्क्रिय अवलोकन नहीं होना चाहिए। और यही दोस्त आपका है गलत है। जब है गलत तो यही ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, 25 का डी ऑप्शन। 26 नंबर के लिए दोस्त करा, जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। करा जटिल और व्यापक हो, करा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, करा अव्यवस्थित और असंगठित हो, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। तो दोस्तों कब बच्चा बेहतर सीखता है, कब बेहतर सीख पाता है? दोस्तों क्या जटिल और व्यापक होगा? दोस्त आपके सामने आपका एज मान लीजिए क्लास 5th के बच्चे हैं आप, और क्लास 10 के चीजों को हम ला के रख देंगे तो आप सीख पाएंगे क्या? नहीं दोस्त, कभी नहीं सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सीखी हुई बात कैसी हो तब बच्चे बेहतर सीख पाते हैं, जब मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो। दोस्तों जब बच्चे के मौजूदा ज्ञान, बच्चे की जो थी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके थ्रू है, पहले से कुछ जानकारी है, तो जब आप नई कोई जानकारी देंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सटीक तरीके से आपकी बातों को समझ जाएगा, और आपका बी ऑप्शन इसलिए दोस्त बनेगा। आप व्यवस्थित और संगठित अपने आप से गलत हो दोस्तों, व्यवस्थित और संगठित होना चाहिए थे, यह भी गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो दोस्तों, भिन्न नहीं होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए दोस्तों, भिन्न होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो राइट आंसर सीधा सा बन जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 26 का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लें। प्रश्न संख्या 27 नंबर के लिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए?
मतलब बेहतर अच्छा बनाने के लिए एक शिक्षिका महोदय को क्या करना चाहिए? करा पाठ पुस्तक सामग्री से के रट कर याद रखने पर जोर देना चाहिए। करा कि भैया रट कर याद करने पर जोर देंगे कभी? क्या नहीं भैया, हम तो कभी नहीं रट कर याद करने पर जोर देंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। करा व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रक्रिया संघ को जोखिम करना। दोस्तों क्या भैया उत्तेजना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के हिसाब से हम बच्चों को देंगे? कभी भैया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के हिसाब से नहीं देंगे, इसका मतलब गलत है साथी। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों को अवसर उपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो कभी नहीं मूर्त पुरस्कार को अवसर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बच्चा हो जाएगा आदी, और जब आदी हो जाएगा उसका तो फिर सीखना बंद कर देगा। जब मिलेगा तो सीखेगा, नहीं मिलेगा तो कहेगा भैया हम भी ना सीखने वाले, आप कुछ भी सिखा दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्त आपका सी ऑप्शन भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अनुभव पर चिंतन और मनन करने के लिए अवसर जब देंगे तो दोस्तों सबसे बेहतर यही है, और अधिगम को सार्थक बनाया जा सकता है तभी जब बच्चे के अनुभव पर, बच्चे के एक्सपीरियंस पर चिंतन किया जाए, थिंकिंग किया जाए, उस पर मनन किया जाए और उसको कहीं ना कहीं अवसर दिया जाए। तो सीधा सा 27 का डी ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। आगे बात करें दोस्त, आपके सामने 28 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? करा कि कौन सा लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सबसे बेहतर होगा? करा परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। करा कि भैया एकदम वही चरम लक्ष्य है दोस्तों। क्या परीक्षाओं के लिए सिर्फ आप सीखते हैं? ना भैया, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया दोस्तों। मैंने आपको बताया अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। कौन सी है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। गलत है। करा कि भाव को अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। करा भाव का कोई नहीं प्रभाव पड़ता, बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है दोस्त। तो अधिगम एक क्या दोस्तों? एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही साथ जो अधिगमकर्ताओं को सक्रिय संलग्नता पर जरूरत है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन उसमें किससे लगना पड़ता है? उसमें अधिगमकर्ता को बहुत बेहतर तरीके से संलग्न होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है दोस्तों? संलग्न होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। और इसलिए साथी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। क्या बनेगा साथी? ऑप्शन संख्या आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 29 नंबर की बात करें दोस्त। करा कि आपसे अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोस्त आपसे इसमें गलती वाला क्या करा भैया ढूंढ लीजिए। कर अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया दोस्तों, आप जानते हैं एक अधिगम एक लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब यह तो पॉजिटिव है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक दोस्तों अप्रासंगिक नहीं होता, एक प्रासंगिक प्रक्रिया है। इसका मतलब यही दोस्त हमारा कहीं ना कहीं मिल गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा था गलत, तो यही तो गलत है। कर अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता दोस्तों, एकदम सही है। बच्चे के व्यक्ति के जो है पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, एकदम वो दोस्त सही है। अधिगम मैंने बताया था एक चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं दोस्तों, एक रेखीय प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। तो दोस्त आपसे पूछ रहा था गलत भैया, तो जब गलत पूछ रहा था तो गलत सेंटेंस ऑप्शन संख्या बी ही लिखा गया है। जो गलती है वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न साथी ध्यानपूर्वक देखिएगा। कर विद्यालयों को छात्रों में पाठ पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने और क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। दोस्तों एकदम बात सही है कि भाई साहब उसमें बच्चों को याद करके ये सारी चीजों की योग्यता के स्थान पर बच्चे में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी पैदा करवाएं, वह शांत उनके जिज्ञासा को शांत करने कहीं ना कहीं बच्चे को एक एक्टिव बनाए, क्रियाशील बनाए, प्रश्न पूछने, बच्चों को एक तरीके से इंटरेक्शन हो टीचर और छात्र के बीच, ऐसा माहौल को क्रिएट करें। दोस्तों का अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक होता है। मैंने आपको दोस्त हमेशा से बताया है अधिगम एक क्रियाशील एक सक्रिय प्रक्रिया, कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब दोस्त आपका या तो कहीं ना कहीं कथन भी सही है और इसका जो कारण है वह भी सही है, और जो कथन है वह कारण को सही तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है। तो इसमें ध्यान देंगे ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या करता एक ही, एकदम दोस्त आपका ए ही जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। यहां पर दोस्त ए और आर दोनों सही, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि यह उल्टा लिखा गया, यह भी गलत है दोस्त। राइट आंसर हमारा
ए ऑप्शन बन जाएगा। दोस्त आप सभी के सामने 30 प्रश्नों के माध्यम से आप सभी तो समझ पाए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनाया जा सकता है, और आप सभी अच्छे से देखते रहे दोस्त, पढ़ते रहे, सीखते रहे। आप जानते हैं साथी, आपका पेपर अब नजदीक ही है, यह स्टेट का पेपर, और जल्द ही आपका पेपर होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ रहा साथी कि जल्द ही आप सभी का बिहार का जो शिक्षक भर्ती है वह भी आने वाली है, और आपको सुने होंगे दोस्त मार्च के मंथ में इसका पेपर भी होने वाला है। तो आप सभी जो है इसका भी पेपर और उसका दोनों का पेपर जो दोस्त है मार्च में, जो पहले अगस्त में प्रस्तावित था, वो आप जल्द ही मार्च में सुन रहे हैं होने वाला है। कुछ न्यूज एजेंसी हैं जो अपने आप तरफ से बता रही हैं। तो आगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जैसा भी सेशन लगा हो दोस्त, आप सभी अच्छे से देखते हुए चीजों को एक बार कमेंट कर सकते हैं। सेशन को आप जाते जाते दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।